26 अप्रैल 1986 की रात चेर्नोबिल पावर प्लांट में एक सेफ्टी टेस्ट जारी था। रात के 1:23 पर यह टेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। रिएक्टर कोर के ऊपर लगी लिड स्टीम प्रेशर की वजह से जोर जोर से हिलने लगी। ये देखकर वहां पर मौजूद ऑपरेटर घबरा गए और जल्दी से इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबा दिया। इस बटन के दबाने से सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम से 400 गुना ज्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई। ये न्यूक्लियर रेडिएशन पूरे यूरोप में फैल गई, जिस वजह से कई हजार लोगों को ल्यूकीमिया, लंग कैंसर, थायराइड कैंसर और इस जैसी कई और बीमारियों का सामना करना पड़ा। साथ ही सोवियत यूनियन को इस डिजास्टर की वजह से $235 बिलियन का खर्चा उठाना पड़ा। चेर्नोबिल डिजास्टर को दुनिया का तबाहकुन न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में ही बात करेंगे। It's now clear that the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Massive quantities of radiation have atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people demonstrated in Rostov demanding more information. Some demonstrators' banners said, "Our children are getting killed." कोल्ड वार के दौरान सोवियत यूनियन ने अमेरिका से न्यूक्लियर रेस में आगे बढ़ने के लिए कई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तैयार करवाए। इन्हीं प्लांट्स में से एक चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी था। इस प्लांट का ऑफिशियल नेम व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट था। ये प्लांट अर्ली 1970s में सोवियत यूनियन के मुल्क यूक्रेन के नॉर्थ में प्रिपियाट सिटी से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर बनाया गया। इसमें RBM के 1000 डिजाइन के 4 न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद थे। पहले 2 रिएक्टर लेट 1970s में ऑपरेशनल हुए, जबकि तीसरा 1981 में और चौथा 1983 में ऑपरेशनल हुआ। इन रिएक्टर का बुनियादी मकसद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना था। 26 अप्रैल 1986 की रात रिएक्टर नंबर 4 में एक सेफ्टी टेस्ट होना था। इसका मकसद पावर कट हो जाने की सूरत में रिएक्टर को ठंडा करने के प्रोसेस को बैकअप जनरेटर्स के चलने तक जारी रखना था। इस सेफ्टी टेस्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले हमें यह देखना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। दोस्तों, यूरेनियम 235 एक ऐसा आइसोटोप है यूरेनियम का जिससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो सकती है, और साथ में ये एक अनस्टेबल आइसोटोप है जो खुद ब खुद टूटता रहता है, और अगर कोई और न्यूट्रॉन इससे आकर टकराए तब भी ये टूट सकता है। इस प्रोसेस में इसका एक एटम 2 में स्प्लिट होता है और साथ में 2-3 न्यूट्रॉन और बनते हैं, और ये न्यूट्रॉन और एटम से टकराते हैं। इस तरह ये रिएक्शन आगे चलता रहता है। इसे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहा जाता है। इस चेन रिएक्शन के दौरान बहुत सी हीट प्रोड्यूस होती है जो पानी को स्टीम में बदलती है। इस स्टीम से टरबाइन चलता है जिससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये जो पानी है जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से स्टीम में तब्दील होता है, ये साथ में रिएक्टर को ठंडा करने का काम भी करता है। इसलिए इस पानी का बगैर किसी रुकावट के आना लाजमी है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब वाटर पंप्स पानी को लगातार पुश करते रहें। किसी वजह से बिजली चली भी जाए तो इन पंप्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए चेर्नोबिल प्लांट में 3 बैकअप डीजल जनरेटर भी मौजूद थे। लेकिन इन जनरेटर्स को चलने के लिए 60 से 75 सेकंड्स का वक्त लगता था। ये जो गैप था 60 से 75 सेकंड्स का, इसके लिए भी कोई सोर्स चाहिए थी जो इस दौरान वाटर पंप्स को इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कर सके। लेकिन एक थ्योरी ये भी थी कि ये जो टरबाइन है ये पावर कट हो जाने के कुछ देर बाद तक चलते रहेंगे, क्योंकि रिएक्टर बंद होने के बाद कुछ स्टीम तो पीछे बची होगी जो इन कुछ सेकंड्स के दौरान जब तक बैकअप जनरेटर चलें वाटर पंप्स को पावर दे सके। 26 अप्रैल की रात इसी चीज का टेस्ट होना था कि बिजली चली जाने की सूरत में क्या टरबाइन इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकेंगे कि जिनसे ये वाटर पंप चल सकें। इस तरह के 3 टेस्ट पहले भी हो चुके थे, लेकिन वो तीनों ही नाकाम रहे। पहले ये टेस्ट 25 अप्रैल की रात को किया जाना था, लेकिन किसी वजह से उसे अगले दिन पर शिफ्ट कर दिया गया। 26 अप्रैल की रात रिएक्टर नंबर 4 में ये टेस्ट शुरू किया गया। जो लोग इस दौरान नाइट शिफ्ट पर थे उन्हें इस टेस्ट के मुताल्लिक मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दी गई थी कि ये किस तरह से परफॉर्म करना है। चेर्नोबिल पावर प्लांट में उस वक्त 1600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, लेकिन इस टेस्ट के लिए उसे 700 मेगावाट पे लाना लाजमी था। इसलिए जो ऑपरेटर थे उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए कुछ कंट्रोल राड्स को रिएक्टर कोर में इंसर्ट कर दिया। दोस्तों, ये जो कंट्रोल राड थे ये रिएक्शन को आहिस्ता करने का काम करते थे, लेकिन जब उन्हें रिएक्टर कोर में डाला गया तो पावर कम होकर 700 के बजाय 30 मेगावाट पर आ गई। वहां मौजूद ऑपरेटर्स को इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इसकी वजह क्या है।
इसके पीछे वजह ये थी कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा था इसमें एक बाई प्रोडक्ट ज़ीनॉन 135 भी बन रहा था, जिस वजह से रिएक्शन में ज्यादा न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब हो रहे थे और फिर इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट हो रही थी। यह देखते हुए कि इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस हो रही है, जो ऑपरेटर थे उन्होंने रिएक्टर कोर से और कंट्रोल रॉड बाहर निकाल दिए, जिससे पीछे सिर्फ 8 रॉड बचे, जबकि रिएक्टर कोर में हर हाल में 15 से कम कंट्रोल रॉड नहीं होने चाहिए थे। अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी वो तेजी से बढ़ने लगी और जो पानी था वो अचानक से स्टीम में तब्दील हो गया। पानी चूंकि रिएक्टर कोर को ठंडा करने का काम भी करता था, इसलिए जब पानी का लेवल कम हुआ तो अब टेम्परेचर भी तेजी से बढ़ने लगा। स्टीम के प्रेशर की वजह से अब रिएक्टर कोर के ऊपर लगी लिंक भी हिलने लगी। इस सूरत हाल को देखते हुए एक वर्कर ने फौरन जाकर इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबा दिया। इस बटन के दबाने से सारे कंट्रोल रॉड रिएक्टर के अंदर चले गए, जिसका मतलब ये था कि अब रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कंट्रोल रॉड थे इनमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट मौजूद था। वो ये कि इन कंट्रोल रॉड का पिछला हिस्सा बोरोन का बना हुआ था, जो रिएक्शन को आहिस्ता करने का काम करता है, लेकिन जो इसका अगला हिस्सा था, जो टिप थी, वो ग्रेफाइट की बनी हुई थी। ये रिएक्शन को और तेज करने का काम करता है। इसलिए जैसे ही इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबाया गया तो इससे 3 सेकंड बाद रात के 1:24 पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे बहुत ज्यादा मिकदार में रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में फैल गया। धमाके में 2 आदमी जगह पर ही मारे गए। 1:26 पर आग बुझाने के लिए फायर फाइटर भी वहां पहुंच गए, लेकिन उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि यहाँ क्या हुआ है, इसलिए वो बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के आग बुझाने में मसरूफ हो गए, जिसकी वजह से कुछ ही देर बाद उन्हें उल्टी आने लगी, सर में दर्द होने लगा और वो थकावट सी महसूस करने लगे। दोस्तों, ये सभी रेडिएशन सिकनेस की सिम्टम्स थी। इन फायर फाइटर्स में से 28 3 महीनों के अंदर ही और कुछ इससे थोड़े अरसे बाद मारे गए। जो बच गए उन्हें कई सालों बाद जाकर कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा। धमाके के 2 दिन बाद भी जब आग न बुझी तो फिर हेलीकॉप्टर के जरिए सैंड और बोरोन को इस जगह पर फेंका जाने लगा। ये दोनों रेडिएशंस के असरात को कम करने की भी सलाहियत रखते हैं, लेकिन इस काम के लिए हेलीकॉप्टर को आग के ऊपर जाकर इन्हें फेंकना पड़ता। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर ज्यादा करीब जाने की वजह से क्रैश भी कर गया और इसमें मौजूद 4 अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। सोवियत यूनियन ये नहीं चाहता था कि दुनिया को इस न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में पता चले, इसलिए अभी तक इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बताया गया था। लेकिन ये जो रेडिएशंस थी वो अब तक पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। 28 अप्रैल के दिन स्वीडन में ये डिटेक्ट किया गया कि अचानक से एटमॉस्फेयर में रेडिएशन लेवल खतरनाक हद तक बढ़ गया है। जब उन्होंने इस बारे में तहकीक की तो उन्हें इस बारे में पता चल गया कि ये रेडिएशंस 1100 किलोमीटर दूर चेरनोबिल से आ रही हैं। अब सोवियत यूनियन को ना चाहते हुए भी इस डिजास्टर के बारे में दुनिया को बताना पड़ा। That the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. रिएक्टर नंबर 4 में लगी आग पर तो 10 दिन बाद काबू पा लिया गया, लेकिन रिएक्टर कोर के पिघलने से जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि रिएक्टर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का पूल था, जिसमें आग बुझाने के लिए जो पानी डाला गया वो भी शामिल हो गया था। अगर इस पानी में ये पिघलने वाला मटेरियल शामिल हो जाता तो इससे ये फौरन स्टीम में तब्दील होकर पहले से भी बड़े धमाके का सबब बन सकता था। अगर ये दूसरा धमाका हो जाता तो लाखों लोग इसमें मारे जाते। बस यही नहीं बल्कि पूरा यूरोप अगली कई सदियों तक वीरान हो जाता। हीट की वजह से अब रिएक्टर की बेस में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए, जिसका मतलब था कि अब धमाका किसी भी वक्त हो सकता है। इसका अब यही हल था कि कोई शख्स पानी में जाए और वाल खोलकर पानी को बाहर निकाल दे, लेकिन ये जो पानी था ये रेडियो एक्टिव था, इसलिए जो भी शख्स इसमें जाता उसके वापस आने के बहुत कम चांस थे। अगर वो वापस आ भी जाता तो उसे अगली सारी जिंदगी अपनी जान का खतरा रहता। इस सब खतरे के बावजूद प्लांट के मैकेनिकल इंजीनियर एलेक्साई एनेनिको, सीनियर इंजीनियर वलेराई बाज़पलोव और शिफ्ट सुपरवाइजर बोरिस बारानोव इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। 4 मई 1986 के दिन ये तीनों वाटर पूल में गए और वो वाल लोकेट करके खोल दिया जिनसे ये पानी वहां से निकल सके। खुशकिस्मती से ये तीनों सही सलामत वापस आ गए और इनकी सेहत पर भी किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ा। अब ये वाटर पूल तो खाली हो चुका था, लेकिन इससे नीचे अब भी बड़ी अमाउंट में ग्राउंड वाटर मौजूद था, जिसके लिए अब ये फैसला किया गया कि रिएक्टर के नीचे टनल बनाकर एक कूलिंग डिवाइस रखी जाए ताकि जो पिघलने का प्रोसेस है वो रुक सके।
इस काम के लिए 400 के करीब कोल माइनर्स वहां लाए गए, लेकिन टनल बन जाने के बाद कूलिंग डिवाइस के बजाय कंक्रीट भर दी गई ताकि पिघलने वाला मटेरियल ग्राउंड वाटर तक न पहुंच सके। इसके बाद का जो टास्क था वो रेडियो एक्टिव वेस्ट को यहाँ से हटाना था। इस काम के लिए सोवियत यूनियन के मुख्तलिफ इलाकों से 1986 से 1987 तक तकरीबन 2 लाख के करीब लोग वहाँ आए। इन लोगों को लिक्विडेटर्स कहा जाता था। शुरू में इस काम को करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रेडिएशंस की वजह से इन रोबोट्स ने काम करना छोड़ दिया। 2 मई 1986 को सोवियत यूनियन ने चेरनोबिल प्लांट के इर्द गिर्द 30 किलोमीटर रेडियस के इलाके को एक्सक्लूजन जोन डिक्लेयर कर दिया। इस इलाके में जो लोग भी आबाद थे उन्हें अगले कुछ ही अरसे में यहाँ से निकाल दिया गया। ये इलाका अब ज्यादातर जंगल में बदल चुका है। क्योंकि अब यहाँ पर इंसान नहीं रहते, इसलिए अब इस इलाके में कई तरह के जंगली जानवर आकर आबाद हो गए हैं। चेरनोबिल धमाके के 7 माह बाद यहाँ से निकलने वाली रेडिएशंस को कंट्रोल करने के लिए मेटल और कंक्रीट से एक कवर बनाया गया जिसे सार्कोफेगस कहा जाता है, लेकिन इसकी तामीर के कुछ ही सालों बाद इसमें क्रैक पड़ने लगे, जिसकी वजह से 2010 में इसके ऊपर एक नए सेफ कन्फाइनमेंट की तामीर शुरू की गई, जो जाकर 2019 में मुकम्मल हुई। इसको बनाने में $2.3 बिलियन का खर्चा हुआ। चेरनोबिल डिजास्टर की वजह से बड़ी अमाउंट में न्यूक्लियर रेडिएशन एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में कैंसर के केसेस देखने को मिले। जिन लोगों ने रेडियो एक्टिव वेस्ट को वहां से हटाने का काम किया था, इनमें से अक्सर को रेडिएशन सिकनेस का सामना करना पड़ा, और जो बच्चे इस डिजास्टर के वक्त 18 साल से कम उम्र के थे, उन्हें इसकी वजह से थायराइड कैंसर का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस की साइंटिफिक कमेटी ने 2018 में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें थायराइड कैंसर से मुतासरा बच्चों की तादाद 20,000 बताई गई है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें।